Welcome to Sagarika Government Rules Learning by Dr. R.J. Lite. Today I am going to take topic the Right to Information Act 2005. Hurdles to information. So to get the information from the government by the citizens of India, so there was certain hurdles, there was certain acts and rules. So these were the rules and acts, those were preventing to get the information from the government by the citizen of India. So ये सारे जो एक्ट्स थे जिसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना मुश्किल होता था, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे गवर्नमेंट अथॉरिटी टू दी कॉमन मैन और सिटीजन को. सो कौन से एक्ट थे जिससे वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे? फर्स्ट था द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, oath by public servant, Central Civil Services Conduct Rule 1964, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968. इस एक्ट के अंतर्गत कॉमन मैन को, सिटीजन को इंफॉर्मेशन मिलना काफ़ी मुश्किल होता था. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने आरटीआई एक्ट 2005 लाया, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट can give information to citizens. So RTI Act was passed, setting out the practical regime of right to information for citizen to secure access information under the control of public authority in order to promote transparency or accountability in the working of every public authority. तो RTI Act क्यों लाया था? बेसिकली टू गेट द इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स. इंफॉर्मेशन देना है सिटीजन्स को जो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर के कंट्रोल में है, जो पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में, जो पब्लिक सर्वेंट के अंडर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिटीजन्स को इन्फॉर्म करना है, करना है. क्यों? क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट सही में काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सिटीजन के लिए लाया है. मेक इट सिटीजन इन्फॉर्म अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट वॉज द बेसिक पर्पज ऑफ दिस एक्टिविटी. सिटीजन्स को इन्फॉर्म करना है कि गवर्नमेंट की क्या क्या एक्टिविटीज़ है, गवर्नमेंट क्या कैसे काम कर रहा है. और क्योंकि इसका मोटो क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि ट्रांसपेरेंसी, मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड करप्शन को जो है रिड्यूस करना है. तो इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया है. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्पावर द सिटीजन. सिटीजन्स को पूरा इंफॉर्मेशन देना है अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज, क्योंकि दे शुड नो, बिकॉज वो लोग टैक्स पेयर है एंड दे शुड नो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज. टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी. ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जो भी काम है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबको इन्फॉर्म्ड होना चाहिए विदाउट एनी करप्शन. अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट सर्वेंट की अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए वेदर ही इज रियली वर्किंग और नॉट. कंटेन द करप्शन को कम करना है, खत्म करना है. इसीलिए आरटीआई एक्ट 2005 लाया गया है. इनहांस द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डेमोग्राफिक प्रोसेस. पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना है, क्योंकि अगर पब्लिक का पार्टिसिपेशन होगा तो काम अच्छे से होगा और सही ढंग से होगा. गवर्नमेंट सर्वेंट विल वर्क मोर इफिशिएंटली. कीप ए बेटर विजिल ऑन गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट को पर विजिलेंस मीन्स मॉनिटरिंग होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए. तो दैट्स वाई द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लाया गया है. मेक द गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल टू द पीपल. आजकल के गवर्नमेंट सर्वेंट, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट काम नहीं करते हैं, तो इसीलिए उनको मोर अकाउंटेबल, वो जो भी काम करे उसका आउटपुट निकलना चाहिए और इट शुड बी बेनिफिशियल टू दी पीपल. So right to information is derived from our fundamental right to freedom of speech and expression.
अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ से आया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कैसे डिराइव्ड हुआ है? अंडर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ। राइट टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स क्या क्या होता है? इंस्पेक्शन किस किस का चीज़ किया जा सकता है? वर्क का, डॉक्यूमेंट्स का, रिकॉर्ड्स का। इट ऑल्सो इंक्लूड टेकिंग नोट्स, extract, certified copies of document or records, taking information in any electronic mode or through printouts। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या होता है? इंस्पेक्शन होता है, वर्क का होता है, देन डॉक्यूमेंट्स का होता है, रिकॉर्ड्स। इट ऑल्सो इंक्लूड टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज। जो नोट्स है, नोट शीट्स है, एक्सट्रैक्ट्स है, सर्टिफाइड कॉपीज है ऑफ रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। टेकिंग इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, जैसे हो गया पेन ड्राइव में ले सकते हैं या सीडी में इंफॉर्मेशन ली जा सकती है या ईमेल थ्रू। The Right to Information Act 2005 was promulgated in 2005 to promote transparency and accountability in the working of every public authority। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, वेदर द पब्लिक सर्वेंट इज पब्लिक अथॉरिटी इज वर्किंग और नॉट, और उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सो इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लाया गया था। तो सेक्शन 2 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 सेक्शन 2 में डेफिनेशन दिया हुआ है, डेफिनेशंस दिया हुआ है। तो इंफॉर्मेशन मीन्स, इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन सेक्शन 2 में दिया है। और इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग, क्या क्या होता है इंफॉर्मेशन मतलब? रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉगबुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर, सैंपल, मॉडल, data held in any electronic form, and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force। तो इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? एज पर द सेक्शन 2 ऑफ आरटीआई 2005, इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मेमोज या ईमेल हो गया, ओपिनियन हो गया, एडवाइस हो गया, प्रेस रिलीज हो गया, सर्कुलर हो गया, ऑर्डर्स, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल, मॉडल, डाटा, एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डाटा मटेरियल इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी प्राइवेट बॉडी, ये हो गया इंफॉर्मेशन एज पर दी सेक्शन 2 ऑफ आरटीआई 2005। तो पब्लिक अथॉरिटी किसे बोलते हैं हम? अंडर आरटीआई एक्ट 2005 पब्लिक अथॉरिटी किसे बोलते हैं? पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड। कोई भी बॉडी, कोई भी अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, जो फॉर्म हुआ है बाय अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन से अगर वो फॉर्म हुआ है, या बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ने उसे फॉर्म किया है या बनाया है, या स्टेट लेजिस्लेचर से हुआ है, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेटर, बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या किसी गवर्नमेंट ने, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये जो 4 कंडीशन है, अगर इस 4 कंडीशन से कोई भी अथॉरिटी बनी है और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड अगर बनी है, तो उसे पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। सो इसमें और क्या इंक्लूड है? बॉडी ओन, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर फंड आया है गवर्नमेंट से, तो उसे पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ है वो इंस्टीट्यूट, या पार्लियामेंट के थ्रू पास होके वो इंस्टीट्यूट बना है, या स्टेट लेजिस्लेटर से बना हुआ है, या वो गवर्नमेंट से फंड हो रहा है, तो उसे पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। रिकॉर्ड्स,
तो रिकॉर्ड्स किसे कहते हैं? रिकॉर्ड्स एनी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट और फाइल, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे, facsimile copy of a document, any reproduction of image or images embodied in such microfile, and any other material produced by computer or any other device. So तो रिकॉर्ड किसे किसे बोला जाएगा? कुछ एनी डॉक्यूमेंट्स को जो है, या मैन्युस्क्रिप्ट है या फाइल है, इन्हें हम रिकॉर्ड कंसिडर किया जाएगा. रिकॉर्ड, द डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्ड इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट, फाइल, या कोई माइक्रोफिल्म है जो फिल्म होता है, जो पीस ऑफ फिल्म जिसे बोलते हैं, माइक्रोफिशे बोलते हैं, या तो फैक्सीमाइल, फैक्सीमाइल जो फैक्स से जो आता है, फैक्स से जो कॉपी आता है, फैक्स से जो कॉपी आता है, तो उसे भी हम रिकॉर्ड कंसिडर किया जाएगा. या एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज, कोई अगर इमेज है और इमेज इम्बोर्डेड इन द माइक्रोफिल्म, अगर कोई फिल्म में कोई इमेज है तो उसे भी हम रिकॉर्ड में कंसिडर किए जाएंगे, करेंगे. और एनी मटेरियल प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस, जो अगर कोई जैसे कोई डिस्क, फ्लॉपी डिस्क है या पेन ड्राइव है, तो उसे हम रिकॉर्ड कंसिडर किया जाएगा. राइट टू इंफॉर्मेशन. राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन accessible under this act which is held by or under the control of public authority includes. तो राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है वो असेसिबल, वो हमें एक्सेस कर सकते हैं अंडर आरटीआई एक्ट. तो क्या क्या कर सकते हैं अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड. आरटीआई के अंदर में हम कोई भी वर्क का जो पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है उसे हम क्या करते हैं? वर्क का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं और रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकते हैं. टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड. हम लोग उसका नोट ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ का डॉक्यूमेंट का भी ले सकते हैं. टेकिंग सर्टिफाइड सैम्पल्स ऑफ मटेरियल. राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या ले सकते हैं हम लोग? सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल, हम सैंपल भी ले सकते हैं. ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो कैसेट और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू प्रिंटआउट्स वेयर सच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर और इन एनी डिवाइस. तो हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर में हम लोग हमारा राइट क्या है? टू एक्सेस एनी वर्क, एनी डॉक्यूमेंट विच इज अंडर द पब्लिक अथॉरिटी. तो वो अगर डिस्क में है या फ्लॉपी में है या टेप्स में है, वीडियो कैसेट्स में है या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो हम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. नॉट एन इंफॉर्मेशन, किसे हम इंफॉर्मेशन नहीं कहेंगे? नॉट एन इंफॉर्मेशन, किसे हम इंफॉर्मेशन नहीं कहेंगे? ओपिनियन, एक्सप्लेनेशन, कमेंट ऑफ पीआईओ. पीआईओ क्या होता है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. तो पीआईओ क्या होता है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. रीजन इवन इफ रिकॉर्डेड, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. तो ओपिनियन, एक्सप्लेनेशन, कमेंट ऑफ द पीआईओ या रीजन या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ये इन्हें हम नॉट एन इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन नहीं है. ठीक है. पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ क्या होता है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नीड टू बी डेजिग्नेटेड एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. पीआईओ जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द इंफॉर्मेशन सीकर. जो भी उनके पास जो भी आता है इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा. डीलिंग विद द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, जो अगर कोई रिक्वेस्ट किया उनके पास इन्फॉर्मेशन के लिए तो उन्हें रिक्वेस्ट डिस्क्लोज करके उन्हें देना पड़ेगा अंडर द एक्ट. रेंडरिंग द रीजनेबल असिस्टेंस टू द इंफॉर्मेशन सीकर इफ द इंफॉर्मेशन सीकर इज ए इलिटरेट.
अगर इंफॉर्मेशन सीकर अगर इलिटरेट है तो पीआई को उसको असिस्ट करना पड़ेगा। तो एपीआईओ क्या होता है? एपीआईओ होता है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये कहाँ होते हैं? ये सब डिविजनल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये डेजिग्नेटेड होते हैं, पोस्टेड होते हैं। और व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन और अपील्स। वो रिक्वेस्ट रिसीव करते हैं फॉर जो इंफॉर्मेशन उन्हें देना है। फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द पीआईओ, उनके पास रिक्वेस्ट आएंगी और वो रिक्वेस्ट और वो किसे देंगे? वो पीआईओ को देंगे। When an application for information or appeal is given to an APIO, a period of 5 days shall be added in counting the period of response. तो जो भी इंफॉर्मेशन सीकर है, अगर कोई सिटीजन है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास गया है, तो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या करेगा? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को वो इंफॉर्मेशन पास करेगा कि जो रिक्वेस्ट जो आया है सिटीजन की तरफ से, जो रिक्वेस्ट आया है एपीआई को, वो जो रिक्वेस्ट है वो पीआई को पास करेगा। तो जब वो ए पीरियड ऑफ 5 days शैल बी एडेड इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ रिस्पॉन्स, जब उनको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, जब वो रिस्पॉन्स देंगे सिटीजन को, तो उसमें +5 days ऐड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो रिक्वेस्ट है वो पहले गया एपीआई को, फिर एपीआई से कहाँ गया? पीआई को। तो जब पीआई जो इंफॉर्मेशन देगा तो जो भी द पीरियड ऑफ रिस्पॉन्स है उसमें +5 days हम ऐड करेंगे। द पीरियड ऑफ 5 days शैल बी एडेड। ITI Act process to file a request. Any citizen can apply in writing or online in English, Hindi or any official language of the area. Any official language of the area. In case the information seeker is illiterate, the public information officer or PIO must help him by converting the oral request into written form. जो oral request है उनको written form में convert करने के लिए कौन help करेगा? Public information officer वो help करेगा। The information seeker is not required to give any reason for requesting the information except for his or her contact details and address. जो भी इंफॉर्मेशन सीकर है उसे सिर्फ क्या देना पड़ेगा? उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा और कुछ नहीं देना पड़ेगा। अगर उसको इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट, ही हैज़ टू प्रोवाइड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड द एड्रेस। द सिटीजन हैज़ टू पे द प्रिस्क्राइब फीस। अगर उनको इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो भी फीस है उनको फीस पे करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन सीकर को, सिटीजन को। देयर इज नो फीस फॉर द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। अगर वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल कैंडिडेट है, बीपीएल सिटीजन है, तो उन्हें नो फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फ्लो ऑफ रिक्वेस्ट है वो कैसे होता है? फ्लो ऑफ रिक्वेस्ट, सिटीजन वो क्या करेगा? पहले सिटीजन क्या करेगा? रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगा? पीआईओ के पास। सो पीआईओ के पास अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा? वो रिलेवेंट कंसर्न पीआईओ को इंफॉर्मेशन पास करेगा। ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन टू द रिलेवेंट पीआईओ विद इन 5 days ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन। विद इन 5 days क्या करेगा? वो ट्रांसफर करेगा अगर इस पीआईओ के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं रहा। और साइमल्टेनियसली वो इंफॉर्मेशन सीकर को भी इंफॉर्म करेगा कि उनका जो रिक्वेस्ट है, जो इंफॉर्मेशन वो चाहते हैं, वो रिलेवेंट पीआईओ को दिया गया है। और ये जो पीआईओ जो रिलेवेंट पीआईओ को जो इंफॉर्मेशन, जो रिक्वेस्ट जो सेंड करेगा, जो एक्चुअली रिक्वेस्ट जो यहाँ से आई थी, वो विद इन 5 days ये पीआईओ, ये जो पीआईओ हो, ये इनको पास ऑन करेगा द रिक्वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ अ रिक्वेस्ट, द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक information officer, as the case may be, on receipt of request under section 6 of this act, as expeditiously as possible in any case within 30 days of the receipt of request, either provide the information on payment of such fees. तो जो भी इंफॉर्मेशन जो आता है
एक्सपेडिशियसली एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंफॉर्मेशन क्या करना है, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। इधर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑन फीस बेसिस। कितने दिन में प्रोवाइड करना पड़ेगा? द केस में बी ऑन द रिसीव ऑफ रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 6 एज expeditiously as possible and in any case within 30 days of the receipt of request, either provide the information or payment of fee। तो इंफॉर्मेशन जो कितने दिन में देना पड़ेगा? विथिन 30 डेज में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, विथिन 30 डेज में टू दी इंफॉर्मेशन सीकर। प्रोवाइड दैट where the information sought for concern of life or liberty of a person, the same shall be provided within 48 hours of the receipt of request। अगर जो भी इंफॉर्मेशन जो सीकर है, जो इंफॉर्मेशन जो मांग रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू लाइफ और द लिबर्टी ऑफ द पर्सन, अगर वो इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू लाइफ और लिबर्टी ऑफ द पर्सन, तो वो इंफॉर्मेशन हमें पीआई को विथिन 48 आवर्स उनको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। 48 आवर्स ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। द पर्सन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ चार्ज वेयर द पब्लिक अथॉरिटी फेल टू कंपाइल विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 1। अगर विद इन 30 डेज अगर 30 डेज प्लस अगर एपीआई के पास गया है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन के पास, तो +5 ऐड होता है 35 डेज। अगर विद इन 35 डेज अगर ये असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास गया है तो +5 डेज ऐड होता है, टोटल 35 डेज। विद इन स्पेसिफाइड टाइम में अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया तो वो फ्री ऑफ चार्ज उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। द टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, तो क्या क्या टाइम लिमिट है? 30 डेज फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, 30 दिन में हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा टू द सिटीजन। अगर वहाँ से रिक्वेस्ट आई है तो 30 दिन में हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। 35 डेज इफ द एप्लीकेशन इज फाइल्ड विद असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। 35 डेज का अगर टाइम देना पड़ता है, मतलब 30 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए टोटल 35 डेज असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। देन 40 डेज इफ द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी आर इन्वॉल्व। अगर किसी थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन लेना है तो हमें 40 डेज के अंदर रिप्लाई देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। 48 आवर्स फॉर द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पर्सन। अगर किसी पर्सन के लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है तो हमें 48 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। सो सपोज द डेट ऑफ रिसीव ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सीकर। तो सपोज 1 जनवरी को रिसिप्ट हुआ है, एप्लीकेशन रिसिप्ट हुआ है। द पीआईओ कम्युनिकेट अबाउट द पेमेंट ऑफ फीस टू द इंफॉर्मेशन सीकर। 10 तारीख को उन्होंने इन्फॉर्म किया है टू दी इंफॉर्मेशन सीकर, जो सिटीज़न है जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको उन्होंने इन्फॉर्म किया है 10 तारीख को, 10 जनवरी को। द इंफॉर्मेशन सीकर डिपॉजिट द अमाउंट ऑन 20 जनवरी। तो एप्लीकेशन आया है 1 तारीख को, उन्होंने पीआईओ ने इन्फॉर्म किया है इंफॉर्मेशन सीकर को 10 तारीख को कि पेमेंट कीजिए, और उन्होंने पेमेंट किया कब किया है? 20 तारीख को। तो 10 days gap, there is a 10 days gap between the PIO intimation and the deposit of fees by the information seeker। तो ये जो है, ये जो यहाँ से तो यहाँ तक ये जो गैप है 10 डेज का। कितने दिन का गैप है ये? 10 डेज का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 डेज का गैप है, द डेट within which information must be furnished, additional 10 days must be added to the 30 days period to furnish the information। तो ये जो 1 तारीख को रिसिप्ट हुआ एप्लीकेशन, तो एज पर द आरटीआई एक्ट विद इन 30 डेज उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट ये जो पीआईओ ने कम्युनिकेट किया पेमेंट के लिए और पेमेंट आया 20 तारीख को, तो ये जो 10 डेज है
30 + 10, तो ये 10 डेज का जो गैप है यहाँ पे 10 डेज ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो टाइम लिमिट कब तक होगा, हमें कब तक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, 9 फरवरी तक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। हमें कब तक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, 9 फरवरी तक इंफॉर्मेशन हमें देना पड़ेगा। तो डिपेंड अपॉन द गैप बिटवीन द PIO कम्युनिकेट एंड द अमाउंट डिपॉजिट, तो दिस गैप, ये जो गैप है, अगर ये गैप 10 दिन का है, अगर ये गैप 15 दिन का है, तो इसमें 30 + 15 डेज और ऐड हो जाएगा। जितना गैप रहेगा उतना वो जो भी जो 30 डेज जो होता है, विद इन 30 डेज जो इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, उसमें वो जो गैप का जो ड्यूरेशन है वो ऐड हो जाएगा। और उस ड्यूरेशन के अंदर जैसे यहाँ पे 10 डेज ऐड हुआ है, तो अप टू 9 फरवरी ये इंफॉर्मेशन PIO को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा टू द इंफॉर्मेशन सीकर को। फीस एंड कॉस्ट, फीस और कॉस्ट क्या है? तो एप्लीकेशन फीस एज एप्लीकेबल, अगर इंफॉर्मेशन A3 या A4 साइज में दिया है तो 2 रुपीज पर पेपर देना पड़ेगा। बिगर देन A3 और A4 साइज में, A3 और A साइज में अगर है पेपर्स, अगर जिस फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पेपर में दे रहे हैं, अगर उसका साइज A3 A4 है तो एक्चुअल कॉस्ट देना पड़ेगा पेपर का। अगर फ्लॉपी में दे रहे हैं तो 50 रुपीज़ पर फ्लॉपी हमें देना पड़ेगा। CD में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो 100 रुपीज़ इंफॉर्मेशन सीकर को पे करना पड़ेगा। DVD में दे रहे हैं तो 200 रुपीज़ इंफॉर्मेशन सीकर को पे करना पड़ेगा। और ये जो कॉस्ट है ये स्टेट टू स्टेट, दिस कॉस्ट में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, अगर उनको रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करना है तो फर्स्ट आवर जो है फ्री में रहेगा, उसके बाद 5 रुपीज़ एवरी एक्स्ट्रा आवर देना पड़ेगा। ये फीस एंड कॉस्ट। A4 साइज, A3 A4 साइज है तो 2 रुपीज़ पर पेपर देना पड़ेगा। अगर उससे बड़ा है तो एक्चुअल कॉस्ट देना पड़ेगा। फ्लॉपी में 50 रुपीज़ देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन सीकर को। CD में 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। DVD में 200। अगर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड करना है इंफॉर्मेशन सीकर को तो फर्स्ट आवर विल बी फ्री और उसके बाद 5 रुपीज़ लिया जाएगा एवरी आवर। द एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, सो किस किस कंडीशन में हम लोग इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, किस किस कंडीशन में हम लोग इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ये जो सेक्शन 8 है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये IMP सेक्शन है और इसी सेक्शन के अंतर्गत बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो क्या क्या है जिसके अंतर्गत हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, गवर्नमेंट अथॉरिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है? द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड prejudicially affect the sovereignty and the integrity of India, security, strategic, scientific or economic interests of the state, relation with foreign state or lead to incitement of an offense। अगर वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सोवर्निटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर देश के हित में है, अगर वो इंफॉर्मेशन, अगर सपोज कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, अगर वो उससे इंडिया की इंटीग्रिटी अगर ब्रेक हो सकती है, या मतलब कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू इंडिया, तो वो सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। या रिलेटेड टू सिक्योरिटी है, या स्ट्रैटेजिक और साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, अगर कोई स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन है, या साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है स्टेट का, तो ये सब इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड टू जो इंटीग्रिटी है या सोवर्निटी है, अगर वो ब्रेक हो रही है या उससे देश को खतरा हो सकता है, वो सब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट और लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, अगर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया तो उससे अगर ऑफेंस हो सकता है तो वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉरेन स्टेट है, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, वो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। द इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और ट्रिब्यूनल और द डिस्क्लोजर ऑफ विच मे कंस्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट,
अगर वो इन्फॉर्मेशन, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है उससे अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा टू द इंफॉर्मेशन सीकर. Information the disclosure of which would cause a breach of privilege of parliament or state legislature. अगर पार्लियामेंट का जो भी रूल्स है, अगर वो रूल्स ब्रेक होते हैं वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से, पार्लियामेंट या स्टेट पार्लियामेंट, जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है, तो इनका अगर इंफॉर्मेशन, अगर इनका जो प्रोटोकॉल है, इनका जो रूल अगर ब्रीच होता है, ब्रेक होता है, तो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. The information including commercial confidence, trade secret or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party unless the competent authority certifies that the larger public interest warrant the disclosure of such information. अगर कोई कॉन्फिडेंट इंफॉर्मेशन है या ट्रेड सीक्रेट है, कोई भी चीज़ का जो ट्रेड सीक्रेट होता है, जो कोई भी ट्रेड सीक्रेट है, या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आईपीआर, इंटेलेक्चुअल, अगर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो ये सब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस अगर वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है. अगर वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा. अदरवाइज ये जो ट्रेड सीक्रेट है या अगर कॉन्फिडेंट है या आईपीआर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा. द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू ए पर्सन इज in his fiduciary relationship unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrant the disclosure of such information. अगर fiduciary relationship है, like exam and examiner, fiducious relationship का है, अगर exam and examiner का अगर information है, suppose exam जो student है क्वेश्चन पेपर आंसर शीट्स मांग रहा है, तो उसके आंसर शीट तो मिलेगा, बट अगर वो अदर पार्टिसिपेंट्स का, अदर स्टूडेंट्स का अगर वो आंसर शीट मांग रहा है तो वो नहीं मिलेगा अनलेस उसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है. अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है तो वो डिस्क्लोज किया जाएगा. अदरवाइज जो फिड्यूशियर रिलेशनशिप है, लाइक एग्जामिनर और एग्जामिनी, तो ये जो रिलेशन है फिड्यूशियर रिलेशनशिप, अगर ये इट इज़ अवेलेबल तो हम डिस्क्लोज नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट डिस्क्लोज नहीं करेगा इंफॉर्मेशन. द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, अगर फॉरेन गवर्नमेंट से अगर इंफॉर्मेशन मिला है वो भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा. द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड इंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ ए पर्सन और identify the source of information or assistance given in confidence of law enforcement or security purpose. अगर इंडेंजर, अगर किसी का लाइफ का इंडेंजर हो रहा है या किसी के आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हो रहा है तो भी इंफॉर्मेशन वो गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोवाइड नहीं करेगा टू द इंफॉर्मेशन सीकर को. द इंफॉर्मेशन विच वुड impede the process of investigation or apprehension or prosecution of the offender. अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर उसमें अगर दखल हो रही है, इम्पेड, अगर वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इम्पेड हो रहा है, और एप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर, अगर उस इन्वेस्टिगेशन में हैम्पर हो रहा है, बाधा आ रही है, और एप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर, अगर उसको दिक्कत हो रही है, ऑफेंडर को अगर प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से, तो सच इन्फॉर्मेशन जो अंडर द इन्वेस्टिगेशन है वो भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा. द कैबिनेट पेपर्स, अगर कोई कैबिनेट पेपर्स है इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स, ये सब कैबिनेट पेपर भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा. द इंफॉर्मेशन विच रिलेट टू द पर्सनल इंफॉर्मेशन, द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज़ नो रिलेशन to any public activity or interest or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the central public information officer or the state public information or the appellate authority as the case may be is certified that the larger public interest justify the disclosure of such information. अगर किसी का
प्राइवेसी अगर ब्रीच हो रहा है, प्राइवेसी अगर डिस्क्लोज हो रहा है, तो सच इंफॉर्मेशन भी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। पब्लिक अथॉरिटी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन सीकर है उसको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं अगर उसका कोई पब्लिक एक्टिविटी से रिलेशन नहीं है। अगर उसके प्राइवेसी अगर ब्रीच हो रही है, प्राइवेसी अगर डिस्क्लोज हो रही है किसी भी इंडिविजुअल की, तो वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर सेक्शन 8 का पॉइंट नंबर 2, एनीथिंग नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 or nor any of the exemption permissible in accordance with the subsection 1 of RTI, a public authority may allow access to information if the public interest is disclosure overweighs the harm to the protected interest। अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अगर नहीं है, वो इससे अगर रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगर रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, और पब्लिक इंटरेस्ट, इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज मोर दैन द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, तो वो इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्क्लोज कर सकते हैं। इफ इट इज इन द फेवर, इफ इट इज मोर बेनिफिशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो हम उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो टू द इंफॉर्मेशन सीकर। Any information related to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened 20 years before the date on which any request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under that section। अगर वो इंफॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट मिला है, अगर वो हुआ है occur happened before the date 20 years before the date on which request has been received, तो हम वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें जो इंफॉर्मेशन है, जो रिक्वेस्ट जिस दिन आया है उसका 20 years बिफोर तक का हम इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, अप टू 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ रिक्वेस्ट टू 20 years up to last happen। अगर वो 20 years बिफोर up to 20 years तक का इंफॉर्मेशन हमको देना पड़ेगा। बिफोर द डेट ऑफ रिसीव, 20 years बिफोर द डेट ऑफ रिसीव तक हमें वो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो हमें 20 years तक का डाटा प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। इफ एनीवन आस्क्स देन वी हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द इंफॉर्मेशन सीकर। द इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट, अगर सेक्शन 9 क्या बोलता है, RTI एक्ट सेक्शन 9, द इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट एक्ट, द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और ए स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस may reject a request for information where such a request for providing access would involve a infringement of copyright subsisting in a person अदर देन द स्टेट। अगर कॉपीराइट इंफॉर्मेशन अगर इन्फ्रिज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो हम वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अगर कॉपीराइट का इन्फ्रिजन हो रहा है तो मे रिजेक्ट ए रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन वेयर सच रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस वुड इन्वॉल्व द इन्फ्रिजमेंट। वो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं अगर वो रिक्वेस्ट कॉपीराइट को अगर ब्रेक कर रहा है तो। तो प्रोसेस टू डिटरमाइन डिस्क्लोजर, हम लोग डिस्क्लोजर कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है डिस्क्लोजर का। सपोज किसी इंफॉर्मेशन सीकर ने इंफॉर्मेशन मांगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन मांगा हमें टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हमें मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट को। तो इफ़ नॉट एग्जेम्प्टेड, अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते, नहीं है, इफ़ नॉट एग्जेम्पशन में नहीं है, तो हमें वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पशन में है, अंडर सेक्शन 8, अंडर सेक्शन 8 में है, अंडर एग्जाम्पशंस में है, अंडर सेक्शन 8 ऑफ RTI एक्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन है या क्वालिफाइड एग्जाम्पशन है। एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन है जैसे सेक्शन 9 में है, देन हमें वो इंफॉर्मेशन विथहोल्ड करना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। अगर क्वालिफाइड एग्जाम्पशन में है तो पहले देखना पड़ेगा वो पब्लिक इंटरेस्ट एग्जाम्पशन में है या इफ द पब्लिक इंटरेस्ट
इन डिस्क्लोजर, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, अगर इट इज अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट देन द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, इफ तो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर पब्लिक इंटरेस्ट, इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन एग्जाम्पशन, तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट इज मोर देन प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज मोर देन द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, देन वी हैव टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे भी वही बोला है, अगर that information is useful in the public, is useful for the public interest, then we have to disclose that information. If it is harmful, if it is not interested in the public, so in the interest, then we should withhold this information. So first हमें चेक करना पड़ेगा कि information जो है, information is under exempted or not exempted. तो it is not exempted, it is not under section 8, it is not under the section 8, then we can disclose it. If it is under the section 8, then we have to check it whether it is under the section 9 or section 8. So if it is under section 9, then हमें वो information disclose नहीं करना पड़ेगा। If it is under the section 8, we have to check whether it is in the public interest or it is not in the public interest. If it is in the public interest, then we have to disclose the information. इंफॉर्मेशन कमीशन दो प्रकार का होता है, एक सेंट्रल का होता है, एक स्टेट का होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, तो स्टेट और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। तो स्टेट सेंट्रल में क्या होता है, सेंट्रल में होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। स्टेट में क्या होता है, इंफॉर्मेशन सबमिट करने, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और स्टेट में कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर करता है। और ये जो कमेटी फॉर्म, जो कमेटी होती है जो कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं, जो रिकमेंड, प्रेसिडेंट तो रिकमेंड करता है, बाय किसके रिकमेंडेशन को रिकमेंड करता है, इस कमेटी के। ये कमेटी है, ये कमेटी क्या करती है, ये कमेटी प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है। और ये कमेटी किसको करती है, गवर्नर को, स्टेट गवर्नर को रिकमेंडेशन देती है। तो ये जो कमेटी है जिससे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर सिलेक्ट होते हैं, उस कमेटी में कौन कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो 3 मेंबर कमेटी होती है, ये सिलेक्ट करते हैं, ये जो सिलेक्ट करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और स्टेट में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो ये जो कमेटी है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके गवर्नर के पास प्लेस करते हैं और गवर्नर उनको अपॉइंट करता है। किसको, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। और जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर का हेड ऑफिस कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। जो सेंट्रल का जो होता है, जो सेंट्रल का जो होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और जो स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनका जो ऑफिस होता है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होता है और वो स्टेट गवर्नमेंट में होता है, वो स्टेट में होता है, उनके स्टेट में होता है और वो पब्लिश करते हैं ऑफिशियल गैजेट में उनका हेडक्वार्टर। और सेंट्रल का हेडक्वार्टर होता है दिल्ली में। तो द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल नॉट बी मेंबर ऑफ, वो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेंट्रल के या स्टेट के, तो वो क्या नहीं होना चाहिए, शैल नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन। वो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए
नहीं होना चाहिए, या तो मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, एमपी नहीं होना चाहिए, और किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर या एमएलए नहीं होना चाहिए, वो एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए। कौन? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और कनेक्टेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी और कैरिंग एनी बिजनेस और परसिविंग एनी प्रोफेशन। तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें वो प्रॉफिट गेन होता है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, और कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहिए उन्होंने। तो तभी उनका सिलेक्शन होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर। एंड एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड द ऑफिस फॉर सच टर्म मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और टिल ही अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर्स। उनका जो रिटायरमेंट एज क्या है? अप टू 65 ईयर्स। एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड एज ए सेंट्रल और स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हिज टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट बी मोर देन 5 ईयर्स। उनका जो ऑफिस का जो टर्म कितना होता है? 5 ईयर्स इन एग्रीगेट। मतलब टोटल जो है, वेदर वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर स्टेट या सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो टोटल शुड बी, तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट इज 5 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। सो इन दोनों में से जो भी है, अगर 65 ईयर्स ऑफ एज अगर हुआ तो देन ही हैज़ टू रिजाइन द पोस्ट, और टोटल ड्यूरेशन टू होल्ड द ऑफिस कितना होगा? 5 ईयर्स का होगा, और लास्ट एज कितना होगा? 65 ईयर्स। सेक्शन 19 में क्या दिया हुआ है? अपील दिया हुआ है। अपील क्या होता है? अगर किसी इंफॉर्मेशन सीकर ने, किसी सिटीजन ने पीआईओ को इंफॉर्मेशन मांगा है, अगर पीआईओ ने विदिन 30 डेज, या एपीआईओ इसमें इन्वॉल्व है तो +5, तो विदिन 35 डेज अगर सिटीजन को इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो वो सिटीजन क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। तो अपील कितना दिन में करेगा? अपील कैन बी मेड विदिन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच डिसीजन ऑफ द पीआईओ। तो 30 डेज के अंदर वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। वेयर द अपील इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ पीआईओ इन कनेक्शन विद द थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, द अपील बाय द थर्ड पार्टी कंसर्न शैल बी मेड विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो 30 डेज के अंदर अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो विदिन 30 डेज उस वो अपील कर सकता है। अगर वो पीआईओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में वो अपील कर सकता है विदिन 30 डेज। The second appeal can be made against the order of the senior officer to the information commissioner. Second appeal has to be made within 90 days from the date on which decision should have been made or was actually received. तो फर्स्ट अपील कितने दिन में कर सकता है वो? फर्स्ट अपील विदिन 30 डेज। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो विदिन 30 डेज ही हैज़ टू डू द फर्स्ट अपील। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो 30 डेज। अगर सेकंड अपील करना है तो विदिन 90 डेज उसको सेकंड अपील करना पड़ेगा। द इंफॉर्मेशन कमिश्नर में एडमिट द अपील इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज इन केस ऑफ सफिशिएंट कॉज। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जो 30 डेज के बाद भी वो अपील एक्सेप्ट कर सकते हैं। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 30 डेज भी वो अपील एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो विदिन 30 डेज PIO has to give the reply. If the information seeker or citizen is not satisfied with the decision of the PIO, then they can go for appeal to the appellate authority. First appellate authority, second appellate authority are there. First appellate authority, second appellate authority. तो वो फर्स्ट appellate authority के पास अपील कर सकता है। अगर तभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो विद इन 90 डेज ही हैज टू गो टू द सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी। सेकेंड अपील में जाना पड़ेगा। पेनल्टीज, क्या क्या पेनल्टीज है अंडर सेक्शन 20 ऑफ RTA एक्ट? अगर रीजन कॉज रिफ्यूज टू रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन, अगर एप्लीकेशन रिफ्यूज किया तो पेनल्टी हो सकता है।
नॉट फर्निश इंफॉर्मेशन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर द सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 7। अगर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो पेनल्टी लग सकता है। मैला फिडेली डिनाई द रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर इंटेंशनली रिक्वेस्ट डिनाई किया तो भी पेनल्टी लग सकता है। नोइंगली गिव इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग द इंफॉर्मेशन, तो पेनल्टी लग सकता है। डिस्ट्रॉयड इंफॉर्मेशन विच वॉज द सब्जेक्ट टू द रिक्वेस्ट और ऑब्स्ट्रक्टेड इन एनी मैनर इन फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय किया है तो भी पेनल्टी लग सकता है। तो पेनल्टी क्या लग सकता है? इट शैल इम्पोज ए पेनल्टी ऑफ ₹250 ईच डे टिल अप्लीकेशन इज रिसीव्ड और इन्फॉर्म इन फर्निश। तो PIA को पेनल्टी देना पड़ेगा ₹250 पर डे का, अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन देने में डिले किया। तो टोटल अमाउंट ऑफ सच पेनल्टी शैल नॉट एक्सीड 25,000। तो टोटल पेनल्टी जो टोटल है अमाउंट ₹250 पर डे तो लगेगा पेनल्टी, बट अप टू कब तक लगेगा? अप टू 25,000 तक पेनल्टी लगेगा टू द PIO। तो ये था RTI एक्ट 2005, जिसमें जो सिटीज़न है, इंफॉर्मेशन सीकर है, वो रिक्वेस्ट देता है PIO को, एंड PIO शुड गिव द इंफॉर्मेशन टू द सिटीज़न विद इन द टाइम फ्रेम। जो टाइम फ्रेम है वो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द RTI 2005 एक्ट। Thank you everyone.